में हम जेईई एडवांस 2022 पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। द नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर्स इन द क्लोज इंटरवल 2022 4482 फाउंड बाय द डिजिट्स 0 2 3 4 6 7, यानी 0 2 3 4 6 7 का यूज़ करके हमको 4 डिजिट इंटीजर नंबर बनाने हैं जो क्लोज इंटरवल 2022 और 4482 के बीच में हो। तो इसके लिए हमें पहले देखें केसेस बनाना पड़ेगा भाई 2022, यानी यदि हम पहला केस यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 4 डिजिट नंबर आपको बनाने हैं। ये हमने देखा 4 डिजिट यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। ये 1000 प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस हो गया, ये आपका 10 प्लेस और ये आपका यूनिट प्लेस हो गया। तो देखें यहाँ पे आपको बनाना है 2220। तो 2220 मतलब यहाँ पे आपको 2 यहाँ पे 0, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे क्या होगा 0, क्योंकि आपको 2022 बनाना है। तो ये 0 और ये 2 को हम फिक्स कर दें। अब देखें यूनिट प्लेस में क्या क्या आ सकता है। अब यहाँ 202 तो ये 3 नंबर हमने फिक्स कर दिया ये 202 को। तो ये 2 के यहाँ पे क्या क्या आ सकते हैं आपके पास, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखें 0 नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि हम 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 2020। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या मिलनी चाहिए, 2022 मिलनी चाहिए। यानी यहाँ पे टोटल आपके पास 5 नंबर्स आ सकते हैं, यानी ये आपके पास 5 डिजिट्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, आपका टोटल 5 हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर दूसरा अरेंजमेंट देखें। अब हम क्या करते हैं, 10 प्लेस को फिल्ड करते हैं। अब यदि हम 10 प्लेस को फिल्ड करें तो यहाँ भी आप देखें ज़रा 10 प्लेस को फिल्ड करने में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। तो ये आपके पास 1000 हो गया, 100 हो गया, ये आपका 10 हो गया और ये यूनिट प्लेस हो गया। अब यहाँ देखें हमने अभी क्या किया है, यूनिट प्लेस को हमने फिक्स किया था, माने आपने 202 को फिक्स किया था। अब हम फिक्स कर दें 20 को। अब यदि यहाँ पे हम 20 को यदि फिक्स कर दें तो इस प्लेस में क्या क्या आ सकते हैं। अब यहाँ तो 2 आ चुका है। अब यहाँ पे क्या क्या आ सकते हैं आपके पास, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 और 7 आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे आ सकते हैं आपके पास 3 4 6 और 7। और यहाँ सभी नंबर आ सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पे हम ऑल लिख दें, ऑल मतलब ऑल 6 नंबर्स। और तो यहाँ पे यहाँ पे कितना फील्ड होगा, ये होगा टोटल 4 डिजिट से होगा। यहाँ पे टोटल 4 डिजिट 4 बेस से हो गया। और ये वाला किससे हो गया, ये टोटल आपके पास 6 बेस हो गया यहाँ पे, यानी टोटल आपके पास 6 डिजिट्स यहाँ पे आ सकती हैं। तो टोटल कितने हो गए अरेंजमेंट्स, टोटल इसका भी कितना हो गया, टोटल इसका भी हो गया 4 × 6, यानी हो जाएगा टोटल 24 लेटर्स आपके ऐसे बनेंगे जो 20 फिक्स होंगे। बाकी यहाँ पे जो लेटर्स बनेंगे वो कितने होंगे, 2024 होंगे। अब देखें थर्ड केस। अब थर्ड केस में यदि हम यहाँ पे अरेंज करें, फर्स्ट केस में हमने यूनिट प्लेस को वो किया, बाकी फर्स्ट 3 प्लेसेस को हमने फिक्स किया। सेकंड केस में हमने फर्स्ट 2 प्लेस को फिक्स किया। अब यहाँ पे थर्ड केसेस में हम फर्स्ट प्लेस को 2 से फिक्स कर दें। जब 2 को फिक्स कर दें तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। अब यहाँ पे देखें 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। अब यहाँ आ सकते हैं 2 3 4 6 और 7 आ सकते हैं। यानी यहाँ पे जो आपका ये प्लेस फिल्ड होगा ये टोटल आपको 5 डिजिट से होगा। ये किससे फिल्ड हुआ, ये 5 डिजिट से हुआ। और यहाँ पे बाकी सभी नंबर आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये हम ले सकते हैं यहाँ पे ऑल, और यहाँ पे क्या होगा, ऑल होगा। ऑल का मतलब क्या हुआ, ऑल 6 डिजिट्स यहाँ पे आएंगे। और यहाँ भी ये प्लेस फिल्ड कितना होगा, ऑल 6 डिजिट्स से होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है। तो ये टोटल बेस कितने होगा, टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, ये 5 × 6 × 6, यानी ये चला जाएगा आपका 180। तो देखिए ये पहले 3 केसेस में फिर से ध्यान से समझें आप। हमने पहले केस में फर्स्ट 3 प्लेसेस को फिक्स किया, यूनिट प्लेस को देखा कितने बन सकते हैं, टोटल 5 आपके पास यहाँ पे बेस बन सकते हैं। दूसरे केस में हमने 10 प्लेस को फिक्स किया। 10 प्लेस में क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 3 4 6 7 आ सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर
थर्ड प्लेस में हमने क्या किया, थर्ड केस में हमने क्या किया कि फर्स्ट जो आपका 1000 प्लेस को हमने फिक्स किया। यानी यहाँ जो हमने फर्स्ट 3 केसेस में जो नंबर बन रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो आपके कहाँ से बन रहे हैं, वो सभी नंबर को बोल सकते हैं कि फर्स्ट 3 केसेस में आपके पास जो टोटल नंबर बन रहे हैं वो आपको लेस देन 3000 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, लेस देन 3000। अब लेस देन 3000 मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, तो यदि हम इसको इंटरवल में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ जो नंबर बनेंगे फर्स्ट 3 केसेस में वो बनेंगे 2022, ये ओपन क्लोज्ड, और यहाँ पे होगा ये 3000, ये ओपन हो जाएगा। तो इसमें कितने, इसमें आपके केसेस बने। अब हम क्या करें फोर्थ केस में, अब क्योंकि अब भाई 22 वाले तो हो गए, अब यहाँ पे क्या क्या बन सकते, क्योंकि आपके पास क्या लेना है, आपको 4480 तक लेना है। तब हम फर्स्ट प्लेस को यानी आपके 1000 प्लेस को अब हम फिक्स करेंगे 3 से। तो ये हम इसको 3 से फिक्स कर दिए। तो देखें यहाँ पे क्या आ सकता है, अब यहाँ पे सब आ सकते हैं भाई, सभी नंबर तो ऑल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सभी नंबर आ सकते हैं। कौन कौन से डिजिट्स दिए हैं, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। तो हम बोल सकते हैं ऑल मतलब यहाँ पे क्या आएंगे, आपके पास 6 डिजिट्स आएंगे। यहाँ भी ऑल आएंगे, आपके पास जो 10 प्लेस है यहाँ भी आपके पास 6 डिजिट्स हो गए, और यहाँ भी आपके पास टोटल यूनिट प्लेस में भी टोटल आपके पास 6 डिजिट्स यहाँ भी आएंगे। यानी इसका टोटल वेस होगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 × 6 × 6, यानी ये हो जाएगा आपका 216। तो इसमें क्या हुए, टोटल जो यहाँ पे नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे आपको, वो लेस देन 4000 हो जाएंगे। यानी यहाँ पे जो पॉसिबल नंबर्स आपके अरेंज बनेंगे वो क्या बनेगा, 3000 से लेकर के 4000 तक। तो 4000 ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट प्लेस हमने किससे फिक्स किया है, 3 से फिक्स किया है। अब देखें नेक्स्ट केस क्या बन सकता है इसका। नेक्स्ट केस यदि हम देखें इसका फिफ्थ केस, तो आपका जो 1000 प्लेस है उस 1000 प्लेस को हम 4 से फिक्स कर दें। अब देखें भाई ये वाला केस अच्छे समझना पड़ेगा कि यदि हम 1000 प्लेस को 4 से फिक्स करेंगे तो यहाँ तो 4 फिक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो नंबर है वो कहाँ तक चाहिए, अब यहाँ पे आपके पास चाहिए, देखें 4480 बोल रहा है, तो 4 तक यहाँ पे नंबर यानी 44 क्या बोल रहा है, ये 4482 बोल रहा है। यानी यहाँ से मैक्सिमम 4 आ सकता है। तो क्या नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, और यहाँ पे 4 आ सकता है। यानी इसका बेस कितना हुआ, ये टोटल यहाँ पे 4 डिजिट्स आपके पास, 4 डिजिट्स यहाँ पे आपके 100 प्लेस में आ सकते हैं। और बाकी यहाँ पे ऑल आ सकता है भाई, यहाँ भी पूरे 6 डिजिट आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका 6 डिजिट्स 10 प्लेस में, और यहाँ भी आपके पास 6 डिजिट्स आएंगे यूनिट प्लेस में। यहाँ टोटल इसका जो वेस होगा वो कितना हो जाएगा, 4 × 6 × 6, यानी ये चला जाएगा आपका 144। तो यदि हम सबको ऐड कर दें तो यहाँ पे यदि हम बोलें यहाँ पे कि नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर्स कहाँ पे, किसके बीच में, 2022 और 4482 के बीच में कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट में आया था 5 + 24 + 180 + 216 और प्लस आए 144, यानी टोटल कितना हो गया, ये हुआ 569। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आपका आएगा 569 आएगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 569, ये आंसर आएगा। लेट ABC विद ट्रायंगल विथ AB = 1 and AC = 3 and angle BAC = π/2. If the circle of radius r, which is greater than 0, touches the side AB and AC and also touches internally the circumcircle of triangle ABC, then the value of r आपको निकालना है। यानी आप यहाँ पे दिया हुआ है AB को, एक ट्रायंगल ABC है जहाँ पे AB = 1 दिया है और AC = 3 दिया है, और एंगल BAC जो है वो π/2 दिया है। मतलब ये है कि जब BAC π/2 दिया है, इसका मतलब कि AB और AC दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल दिया 90 डिग्री। तो क्यों, जब 2 लाइन परपेंडिकुलर, आपको 2 ट्रायंगल के 3 में से 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं,
तो हम ट्रीट करते हैं कि चलो भाई ले लेते हैं, हम एक कोऑर्डिनेट फॉर्म ले लेते हैं कि ओरिजिन को ले लेते हैं और दो परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं एक्सिस। तो देखें फिगर हमने बनाया हुआ है कि यहाँ पे हमने ये जो पॉइंट लिया हुआ है इसको मान लें कि ये जो पॉइंट है ये ए है, ये क्या हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। ये है, ये हम मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं 0 और 0, और ये बी है और ये पॉइंट को मानते हैं सी। और यहाँ पे ए बी कितना दिया है, ये 1 दिया है, और जो ए सी दिया हुआ है ये लेंथ दिया हुआ 3। अब देखना ये एंगल दिया हुआ है 90 यानी π/2, तो दोनों परपेंडिकुलर लाइन हो गई। जब दोनों परपेंडिकुलर हो गई तो ज़रूर जो ए बी सी होगा, ये बी सी इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमको एक सर्कम सर्कल बनाना है एक ट्रायंगल ए बी सी का। तो जो सेंटर होगा वो लाई करेगा बी सी में। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा सेंटर। अब हम सेंटर निकाल लेते हैं। तो आपको मालूम है कि भाई कोई सर्कल में यदि हम मानते हैं कि ओ ए और ओ बी, यदि दोनों इसके इंटरसेप्ट ये एक्स एक्सिस का है और ओ बी जो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है, मान लो इसकी जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं ए है और इसकी लेंथ क्या है, बी है, और ये कहाँ से पास होना है, सर्कल पास हो रहा है ओरिजिन से। तो यहाँ पे यदि हम इसके सेंटर से यहाँ पे दोनों में यदि परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें तो ये क्या होता है, इसको बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये लेंथ हो जाएगी a/2 और ये लेंथ हो जाएगी b/2। तो जब ये लेंथ a/2 ये लेंथ b/2 होगा तो इसका जो सेंटर है ये सेंटर हो जाएगा a/2 और b/2। और यदि हम इस सेंटर C से या सेंटर O से मान लेते हैं, सेंटर P मान लेते हैं, सेंटर P से यदि हम इसको ज्वाइन कर दें तो OP क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा OP रेडियस। यानी हम सेंटर इसके मिल गए a/2 b/2 और ये जो ओरिजिन है 0 0, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, आपको r मिल जाएगा। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगा सकते हैं। यहाँ देखें आपके पास जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है AB ये 1 दिया हुआ है और जो AC की लेंथ है वो दिया हुआ है 3। तो यदि हम इसके सेंटर निकालें तो यहाँ भी हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें। तो यहाँ पे यदि परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2, और यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो इसका जो सेंटर है ये सेंटर आपको मिल जाएगा, मान लो इसका सेंटर C1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और 3/2। तो ये आज के सेंटर मिल गया। तो मान लो भाई सर्कल का नाम हम C1 दे रहे हैं, तो C1 एक सर्कल है जो सर्कम सर्कल कहलाएगा, विच इज़ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे इसका जो सेंटर होगा ये सेंटर मान लेते हैं C1, ये हो जाएगा आपका 1/2 और 3/2। 1/2 और क्या मान 3/2 इसका सेंटर हो जाएगा। और यदि हम O और C को ज्वाइन कर दें, A और C को यदि हम ज्वाइन कर दें तो ये हो जाएगा रेडियस। तो मतलब R कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा AC। तो लगा दें डिस्टेंस फार्मूला, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो R, इसको हम R1 बोलते हैं, R1 इक्वल टू मिल जाएगा ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा आपका 9/4, और ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा √10/4। यानी यहाँ से आपको R1 मिल जाएगा, R1 इक्वल हो जाएगा √10/2। ये हो जाएगी वैल्यू किसकी, R1 की। अब देखें बोल रहा है इफ़ द सर्कल ऑफ रेडियस R टचेज द लाइन साइड AB एंड AC एंड ऑल्सो टचेज दिस सर्कल इंटरनली। कौन सा सर्कल को, जिसका सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC को। यानी अब यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे, वो सर्कल इस AB और AC को इंटरनली के साथ साथ इस सर्कल को भी इंटरनली यहाँ पे टच करेगा। तो देखें ज़रा कैसा बनेगा फिगर। ये जो सर्कल है, मान लो ये सर्कल को मान लेते हैं C2 है। ये सर्कल जो है वो साइड AB और AC को और साथ में इस सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है। तो देखें ज़रा, यदि इसका कॉन्सेप्ट यदि हम देखें कि भाई कोई सर्कल है यहाँ पे, यदि इस सर्कल दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, यहाँ पे दोनों एक्सेस को क्या करता है, टच करता है। तो टच करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर जो होगा ये भी आपके पास रेडियस है और ये भी आपके पास रेडियस है।
लेकिन इसका सेंटर जो है ये सेंटर हो जाएगा आर और आर, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस भी आर हो जाएगा। यानी ये सर्किल जो दोनों एक्सिस को टच करता है उसका रेडियस आर होगा और उसके सेंटर भी आर और आर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि ए सर्किल ऑफ रेडियस आर टचेज द साइड ए बी एंड ए सी एंड ऑल्सो टचेज इंटरनली इन दी सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। तो मान लेते हैं भाई यहाँ पे जो सर्किल है ये क्या है, ये C2 है। तो यहाँ पे हम इसका सेंटर मान लेते हैं C2, ये कितना होगा, R और R होगा, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस हो जाएगा R। यानी आपके पास दूसरा सर्किल यहाँ पे क्या मिल रहा है, दूसरा सर्किल मिल रहा है C2। ये सर्किल का रेडियस कितना होगा, इसका जो रेडियस है ये रेडियस हो जाएगा R एंड इसके जो सेंटर हैं ये सेंटर हो जाएंगे R और R हो जाएंगे। अब क्या बोल रहा है भाई, दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। तो देखें यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी देख लें, यदि आपके पास दो सर्किल हैं और दोनों सर्किल एक दूसरे को यदि इंटरनली टच कर रहे हैं, इंटरनली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो मान लो ये पहले का सेंटर है, ये दूसरे का सेंटर है, ये C1 है, ये C2 है, इसका रेडियस मान लेते हैं R, एक का मान लेते हैं R1, एक का मान लेते हैं R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि C1 C2 इक्वल टू होता है ये R1 माइनस R2, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स मस्ट बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेडियाई। जो रेडियस बड़ा होगा उससे हमें छोटे सर्कल रेडियस को माइनस करना पड़ेगा। तो ये होती कंडीशन व्हेन टू सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली। तो ये हमें यहाँ पे लगा लें कि सर्कल, यहाँ लिखते हैं कि यहाँ पे सर्कल C1 एंड C2 टचेस इंटरनली, ये दोनों इंटरनली टच करते हैं। अब देखें C1 क्या है, C1 जो है सर्कल जिसके सेंटर क्या हैं, इसके सेंटर आपके पास आपने निकाला है, इसके सेंटर हैं 1/2 और 3/2, और इसका जो रेडियस है ये रेडियस आया है इक्वल टू √10/2, यानी ये आ गया है √10/2 आया है। इसको हम क्या मानते हैं, R1 मानते हैं। और दूसरा सर्कल दिया हुआ है C2 में क्या है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है R, और इसके जो सेंटर हैं क्योंकि ये टच कर रहा है दोनों एक्सेस को, तो ये R और R हो जाएगा। तो यहाँ लगा दें भाई हम, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2, सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इक्वल टू सम ऑफ रेडियस। तो ये कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा √R माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस R माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा R1 माइनस R2, मतलब एक तो R है और एक दिया है √10/2। अब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा R माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस R माइनस 3/2 स्क्वायर इक्वल टू R माइनस √10/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस हो जाएगा ये R प्लस R स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस ये हो जाएगा आपका 3R इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 10/4 माइनस √10R। यहाँ देखें आप, यहाँ पे आपका R स्क्वायर और R स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यदि यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा इक्वेशन, ये बनेगा R स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4R और प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 1/4 और 9/4 हो जाएगा ये 10/4 इक्वल टू 10/4 माइनस √10R। तो ये आपके पास क्या होगा, ये 10/4 और 10/4 हो गए कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास R स्क्वायर माइनस 4R प्लस √10R इक्वल टू 0।
और यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ से r ले लें कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका r माइनस 4 प्लस √10 इक्वल टू 0। तो r तो कभी 0 होगा नहीं भाई, क्योंकि रेडियस कुछ तो होगी तभी ना साइकिल होगा जी। तो और यहाँ पे r कितना हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा ये 4 माइनस √10। तो ये वैल्यू आपकी मिल रही है, r की वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पे देखें √10 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डेसिमल में चाहिए आपको आंसर, तो ये होगा r इक्वल टू 4 माइनस √10 की वैल्यू हो जाएगी ये 3.14। तो यहाँ पे r हो जाएगा ये 0.83 या आप बोल सकते हैं 0.84। तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.83 और 0.84 होगा। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर r इक्वल टू ये हो जाएगा 0.83 या हम बोल सकते हैं 0.84, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं, दोनों आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द इक्वेशन इंटीग्रेशन 1 to e log x raised to power half upon x ब्रैकेट a माइनस log x पावर 3/2 का स्क्वायर dx इक्वल टू 1, जहाँ पे a की रेंज दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इज और आर। बोल रहा है a नो a सेटिस्फाई, कोई भी a की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। एन इंटीजर a सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन, कोई इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। एन इरेशनल नंबर a सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन एंड मोर देन 1 a सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। यानी हमें इस इंटीग्रेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए भाई, सिंपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे log x है और a यहाँ पे कांस्टेंट है, यही a की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम इसको कांस्टेंट लेंगे और ये x दिया हुआ है, यानी यदि हम यहाँ पे a माइनस log e x, अब ये जो a है a माइनस log e x की पावर 3/2 को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अब इसको ज़रा इसको सॉल्व करें तो ये a तो कांस्टेंट हो जाएगा माइनस 3/2 log e x की पावर, ये बच जाएगा 3/2 माइनस 1 और log x का हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू हो जाएगा ये dt। अब यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा log x की पावर 1/2 अपॉन x dx, ये इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस 2/3 dt। अब यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो पहले लिमिट चेंज कर लें। यदि यहाँ पे लिमिट चेंज करें तो यदि इफ़ x इक्वल टू लोअर लिमिट हम 1 पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 हो रहा है, तो देखें यहाँ पे t इक्वल टू हो जा रहा है a, क्योंकि log 1 हो जाएगा 0। यदि हम x इक्वल टू e पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे t इक्वल टू हो जाएगा log e1, यानी हो जाएगा a माइनस 1। ये कितना होगा, a माइनस 1। अब यहाँ पे पुट कर दें इंटीग्रेशन में, क्योंकि हम ये इंटीग्रेशन i लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो अब i क्या बन जाएगा, ये i हो जाएगा i इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये लिमिट हो जाएगी a से a माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2/3 और dt अपॉन ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2/3 को बाहर भेज दें तो ये हो जाएगा माइनस 2/3, ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर इंटीग्रेशन के फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर a से a माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका dt। अब यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/t स्क्वायर t की पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 और ये हो जाएगा आपका 1/t और लिमिट हो जाएगी a से a माइनस 1। अब इसको यदि सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/3, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a माइनस 1 माइनस 1/a, और ये सब इक्वल टू क्या चल रहा है भाई आपके पास, ये इक्वल टू 1 चल रहा है, यानी यहाँ पे ये सब इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड में इक्वल टू 1 है। तो यहाँ भी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, इसका एलसीएम कितना आएगा, a और a माइनस 1, तो
तो a -1 और ये हो जाएगा आपका +1, ये इक्वल टू आएगा 1। यहाँ से a और a कैंसिल हो गए तो ये मिल जाएगा 2/3 इक्वल टू जाएगा a² - a। और यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3a² - 3a - 2 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो इसका डिस्क्रीमेंट तो यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले मेथड से अप्लाई कर निकालते हैं a की वैल्यू। तो a हो जाएगा आपका -b यानी हो जाएगा 3 ± √b²। b² हो जाएगा 9 -4ac यानी प्लस 4ac कितना हो गया ये हो गया आपके पास 24/2a, मतलब ये हो गया 6। तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया 3 ± √33/6 हो गया। तो ये आपके पास a की वैल्यू मिली, यानी आपके पास a की दो वैल्यू मिल जा रही हैं भाई। और दोनों क्या हैं आप यहाँ पे देखें, ऑप्शन क्या है। तो आपके पास जो ऑप्शन दिख रहा है कि a के साथ आपके पास ऑप्शन में ये बोल रहा है कि a सेटिस्फाई दी अबव इक्वेशन, नो वैल्यू नहीं, a तो आपको मिल रही है, मतलब ये आपके पास जो ऑप्शन है ये तो रॉन्ग हो गया। दूसरा, एन इंटीजर a सेटिस्फाई इंटीजर नहीं मिल रहा है आपके पास, रेशनल फॉर्म मिल रहा है, ये भी कट हो गया। एन रेशनल वैल्यू ऑफ a सेटिस्फाई, हाँ भाई ये हो रहा है, क्योंकि आपको a की वैल्यू क्या मिल रही है, a की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 3 ± √33/2 और 2 मिल रही हैं, यानी 1 से ज़्यादा मिल रही हैं, यानी इसका आंसर सी भी होगा और डी भी होगा। तो 9th का आंसर सी और डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10th, लेट a1 a2 a3 विद द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन with a1 equal to 7 and common difference is 8. Let t1 t2 t3 be such that t1 equal to 3 and tn plus 1 minus tn equal to an, जहाँ पे n greater equal to 1 तो which of the following is true। यानी आपके पास क्या दिया हुआ है, a1 a2 a3 के AP दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट टर्म a1 equal to 7 है और d equal to 8 है, कॉमन डिफरेंस 8 दिया है। और t1 t2 t3 यहाँ पे अरेंज करना है, एक रिलेशन दिया हुआ tn plus 1 minus tn equal to an, इसमें t1 दिया हुआ 3 और ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है n greater equal to 1 के लिए। तो आपके पास पूछा है इसका 20 टर्म्स कितना होगा t20, और फिर उसका सिग्मा k इक्वल टू 1 से 20 पूछा है, 30 टर्म पूछा है और 30 तक के टर्म का सम पूछा है। तो देखिए पहले सबसे पहले हम क्या करें, ये tn plus 1 minus tn equal to a1 दिया, an दिया है, यदि यहाँ पे हम n equal to 1 पुट करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा t2 minus t1 equal to होगा ये a1। यदि हम n equal to 2 पुट करें तो ये हो जाएगा आपका t3 minus t2 equal to होगा a2, और यदि हम यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं तो जाएगा t4 minus t3 equal to हो जाएगा ये a3। यानी ये एक टर्म निकल के आ रहा है, जो a1 a2 a3 आपके पास AP दिया हुआ है उसका डिफरेंसेस निकल रहा है, यानी हमें इसमें एक डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास देखें, क्योंकि आपको t को कन्वर्ट करना पड़ेगा a1 a2 a3 में, तो मान लें भाई कि सभी टर्म का सम लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म t1 है प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 अप टू यहाँ पे लेते हैं अप टू हो गया ये tn। तो सबका जो सम होगा ये कितना हो जाएगा, ये होगा सम ऑफ n टर्म हो जाएगा। अब हम क्या डिफरेंस मेथड अप्लाई करते हैं। डिफरेंस मेथड में क्या होता है कि हमें एक्चुअली लाना है t2 माइनस t1, तो हम एक टर्म को शिफ्ट करके उसको सेपरेट करते हैं। तो देखें यहाँ पे आप हम SN को ले सकते हैं एक टर्म शिफ्ट करके, तो ये हो जाएगा आपका t1 प्लस हो जाएगा ये t2 प्लस t3 अप टू डैश डैश डैश, ये हो जाएगा यहाँ पे tn। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर ये आएगा tn माइनस 1। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, आपस में सेपरेट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सब माइनस हो जाएंगे, यहाँ माइनस होगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई, ये तो बन गया 0 इक्वल टू ये हो गया t1 प्लस यहाँ पे क्या होगा, अब ये हो जाएगा t2 माइनस t1 प्लस ये हो जाएगा आपको t3 माइनस t2 डिफरेंस के फॉर्म में लिखें, अप टू
यहाँ हो जाएगा प्लस Tn माइनस Tn माइनस 1 और लास्ट में क्या होगा फिर ये माइनस आपके पास बचेगा ये Tn। अब Tn को यहाँ शिफ्ट कर दें हम, इस T1 को हम यहाँ ले आते हैं तो ये फाइनली क्या हुआ, ये हुआ Tn इक्वल टू ये बन गया T1 प्लस T2 माइनस T1 प्लस T3 माइनस T2 अप टू डैश 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 ये हो गया Tn माइनस Tn माइनस 1। अब देखें ज़रा, अभी आपने देखा हुआ है कि जो Tn माइनस 1 है, T2 माइनस T1 है, T3 माइनस T2 है और Tn माइनस Tn माइनस 1 है, ये आपके पास टर्म्स में कन्वर्ट हो गए। देखो ये दिया हुआ है ये, तो यहाँ पे ये T2 माइनस T1 क्या हो गया, ये हो गया आपका A1। तो यहाँ पे Tn कितना हुआ, फिर T1 हो गया ये Tn इक्वल टू T1 प्लस ये क्या बन गया, ये बन गया आपका A1, फिर ये बन गया A2, फिर ये बन गया A3 अप टू डैश 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 ये क्या बन जाएगा आपका Tn माइनस Tn माइनस 1। तो Tn माइनस Tn माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा An माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको देखें ज़रा, अब ये आपके पास सीरीज बन रही है क्योंकि आपके पास A1 A2 A3 अप टू An माइनस 1 या An, ये सब किसमें दिए हैं, टर्म्स यहाँ दिया नहीं है, ये डायरेक्ट A1 A2 A3 अप टू डैश 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 ये टर्म किसमें दिए हुए हैं, AP में दिए हुए हैं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की सीरीज़ जो है ये आपकी AP बन गई। अब इसको सॉल्व करें और T1 कितना दिया है, देखें यहाँ पे T1 दिया हुआ है आपका 3 दिया है, T1 इक्वल 3 दिया, इसका यूज़ कर लें आप। तो यहाँ देखो Tn इक्वल कितना हो जाएगा, ये Tn इक्वल हो जाएगा 3 प्लस अब ये सबका, अब यहाँ पे सबका ये आपके पास AP दिख रहा हुआ है, तो सम ऑफ n टर्म निकाल लें। देखें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है, तो यहाँ हो जाएगा ये n माइनस 1 बाई 2a, यानी 2 फर्स्ट टर्म हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस ये d। अब यहाँ देखें कि आपके पास जो A1 है वो कितना दिया है, A1 इक्वल दिया हुआ 7 और जो D है ये D दिया हुआ है 8। इसको पुट कर दें तो यहाँ से Tn कितना हो गया, ये 3 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 बाई 2, ये हो गया 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 2 इंटू 8। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लिया जाए। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या करें, ये 2 ये हो गया 4, कैंसिल कर दें तो यहाँ हो जाएगा Tn इक्वल टू 3 प्लस ये हो गया n माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 4n माइनस हो जाएगा ये 8, यानी आपके पास जो Tn है ये Tn आएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू हो जाएगा ये 4n माइनस 1। इसको और ओपन कर दें, इसको ओपन करेंगे तो जाएगा Tn इक्वल टू 3 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस n और प्लस 4, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो फाइनली जो Tn आपके पास आ रहा है ये आ गया 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 7। तो ये क्या मिल गया आपके पास, ये मिल गया Tn। अब देखें ऑप्शन क्या है, अब ऑप्शन बोल रहा है कि अब आपके पास निकालना है T20 क्या होगा, यानी T20 माने जो आपके पास n टर्म निकला उसमें T इक्वल 20 पुट कर दे तो H चेक कर लेते हैं और 30 पुट करेंगे तो C चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, पहले पुट करते हैं यहाँ पे n इक्वल टू यहाँ पे A, पुट n इक्वल टू 20, यानी 20 तक का सम हम निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका T20 इक्वल टू 4 इंटू 20 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 20 और प्लस हो गया ये 7। तो ये कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका 1600 माइनस 100 और प्लस हो गया ये 7, यानी ये होगा 1504। इसका मतलब जो T20 तक का जो सम आएगा, नहीं T20 टर्म जो आएगा, पर्टिकुलर T20 टर्म जो आया वो कितना आया, 1504 आया। तो ये चेक करते हैं ज़रा इसको, 1504 है क्या, ये 1504 नहीं है, 1604 दिया है। मतलब जो ऑप्शन ए है ये क्या है आपका, ये तो फॉल्स हो गया,
ये क्या हो गया, ये हुआ फॉल्स। अब हम सी चेक कर लेते हैं। सी के लिए क्या पुट करेंगे यहाँ पे, सी के लिए हम पुट करते हैं पुट n इक्वल टू 38 टर्म निकालते हैं। तो T30 कितना हो जाएगा इसका आपके पास T30 इक्वल टू जाएगा 4 इंटू 30 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 30 और प्लस हो जाएगा ये 4। तो ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, मतलब हो जाएगा 3600 माइनस 150 और प्लस हो गया ये 4, यानी ये हो जाएगा आपका 3454। तो यहाँ पे जो आपके पास T38 टर्म आया, ये कितना आ गया, ये आ गया 3, 4 और 5 4। तो देखें ज़रा ये 330 सी का ऑप्शन चेक करें। सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है 3454, ये आ रहा है, मतलब ये आपका ट्रू होगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब देखें, अब आपको सम निकालना है, तो पहले हम निकालते हैं सम इसका। तो सिग्मा ऑफ के इक्वल टू 1 से n टी के, तो टी के कितना हो जाएगा भाई, सिग्मा ऑफ के इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 5k और प्लस 4। अब इसमें सिग्मा लगा दें। अब इसमें सिग्मा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 से n k स्क्वायर माइनस 5 सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 to n इंटू k और प्लस 4 सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 to n और ये हो जाएगा 1। अब सम ऑफ सिग्मा ऑफ k स्क्वायर कितना होता है भाई, ये तो मालूम होगा आपको, ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस 5 और ये सिग्मा ऑफ k कितना होगा, ये हो जाएगा k प्लस 1 बाय 2। लेकिन आपके पास ये n तक निकालना है, तो यहाँ पे हमें k के प्लेस में n रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सम ऑफ n टर्म निकाल रहे हैं ये। तो ये जाएगा n, ये हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 और प्लस हो जाएगा ये 4n हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू मिल गई, ये क्या मिल गई आपको, सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 to n, ये मिल गया आपको tk मिल गया। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी बोल रहा है कि आपको यहाँ पे सम ऑफ 20 टर्म निकालना, तो पुट कर दें k इक्वल टू, यहाँ पे पुट करें n इक्वल टू, यानी आपको 20 टर्म का सम निकालना है, तो हम यहाँ पे n इक्वल पुट करते हैं n इक्वल टू 20। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर के 20 और ये होगा tk इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 41 डिवाइडिंग बाय 6 माइनस 5 इंटू, हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21 बाय 2 और प्लस 4 इंटू हो जाएगा ये 20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये देखो, ये हो जाएगा ट्वाइस, ये हो जाएगा आपका 7 टाइम, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2, यहाँ देखें ये हो गया 10। अब सबका सम निकालेंगे तो यहाँ पे सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 से 20, जो tk का सम आएगा ये हो जाएगा कितना, 140 इंटू 82 माइनस ये हो जाएगा 1050 और प्लस हो जाएगा ये 80 और सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10510 10,510 ये मिल गया। तो देखें ये ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन क्या दिया है इसमें, आपका जो सी ऑप्शन ये दिया है बी ऑप्शन 10510, मतलब ये भी आपका स्टेटमेंट सही लग रहा है, यानी ये भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। और बिल्कुल सिमिलर यदि ऑप्शन डी आप चेक करोगे तो ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम n इक्वल टू पुट कर दें 30, तो n इक्वल 30 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा ये सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के 30, ये tk ये इक्वल टू मिल जाएगा 35615 मिलेगा। ये आप चेक कर सकते हैं भाई, इसको
35615। तो यहाँ पे देखें आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया है, सेकेंड ऑप्शन आपका बी सही है, सी भी सही और ये भी आपका रॉन्ग है। तो आपका जो 10 का आंसर है वो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा और सी आपके सही ऑप्शन होंगे। Let P1 and P2 with the two planes given by 10x plus 15y plus 12z equal to 60 or minus 2x plus 5y plus 4z equal to 20. Which of the following straight line can be edges of the sum tetrahedron whose two faces lie on P1 P2? तो अब यहाँ क्वेश्चन दे रहा है कि आपके पास ये जो 4 लाइन्स दी गई हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी लाइन का एज जो है वो टेट्राहेड्रन में हो सकता है। तो देखो ये टोटल लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें, यहाँ पे पहले हम इस प्लेन के बारे में देखें तो प्लेन क्या दिया हुआ है, ये प्लेन दिया हुआ है P1 दिया हुआ है 10x प्लस 15y प्लस 12z माइनस 60 इक्वल 0। यदि इसके हम इंटरसेप्ट निकालें P1 का, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस निकालने, इंटरसेप्ट निकालने यदि यहाँ पे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, तो देखें ज़रा क्या आएगा भाई इसका। यदि हम प्लेन P1 का देखें तो P1 प्लेन यहाँ पे देखें तो क्या आएगा, यदि हम यहाँ पे वाई जेड को 0 कर दें तो ये हो जाएगा आपका 600 आएगा। और उसके बाद वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस में हम एक्स और जेड को 0 कर दें तो ये हो जाएगा 0 4 और 0। और जेड एक्सिस में यदि हम एक्स वाई को 0 कर दें तो ये आएगा 0 0 और 5। ये किसके लिए हो गया, प्लेन 1 के लिए हो गया। अब हम देख लें प्लेन 2 के लिए। अब प्लेन 2 के लिए यदि हम देखें यहाँ पे तो प्लेन 2 में पुट कर दो सेम प्रोसीजर। यदि हम एक्स से वाई और जेड को 0 कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है आपका -10 और 0 0, -10 0 और 0 ये आ जा रहा है। यदि हम P2 में एक्स और जेड को 0 कर दें तो ये आ रहा है 0 4 और 0। और यदि हम प्लेन 2 में एक्स वाई 0 पुट कर दें तो ये आ रहा है 0 0 और 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के जो इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट, दोनों जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं ये 0 4 0 और यहाँ भी बन रहा है 0 4 0 और यहाँ पे बन रहा है 0 0 5। ये दोनों सेम इंटरसेप्ट बना रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये हमारे समझ में आ रही है, मतलब ये हुआ यहाँ पे यदि हम यहाँ पे एक प्लेन बना लें, यदि यहाँ पे हम यहाँ प्लेन बनाएं 3D में चीज़ हम देखें 2D में बना रहे हैं फिर भी आपको समझने में देखें यहाँ पे, तो ये जो प्लेन बन रहा है यहाँ पे, ये आप यदि यहाँ प्लेन बनाएं, ये आपका प्लेन बन गया। तो ये प्लेन में देख रहे हैं, ये जो फेस दिख रहा है आपको, ये फेस यदि हम मान लें कि ये प्लेन बन, सपोज करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई ऐसा तो गिवन नहीं है। तो ये जो फेस है इसको हम मान लें ये P1 फेस है और ये हम मान लेते हैं कि ये आपके प्लेन P2 का फेस है। तो प्लेन P1 और P2 का फेस है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अब हम इसके डायरेक्शन, अब यदि हमें निकालना है तो ये पॉइंट, अब यहाँ देखें तो प्लेन P1 के इसके पहले जरा नॉर्मल्स निकाल लें। P1 के नॉर्मल क्या होंगे, यहाँ पे P1 और P2 के नॉर्मल निकालते हैं। तो P1 के नॉर्मल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे P1 के नॉर्मल हो जाएंगे 10 15 एंड 12 और जो P2 के नॉर्मल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 5 और 4। ये हो जाएंगे इसके नॉर्मल्स। अब यहाँ पे यदि आप देख रहे हैं कि हमें अब इसके लाइन जो दी गई है लाइंस, अब इस लाइन से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमें इसके डायरेक्शंस और पॉइंट को पहले पकड़ना पड़ेगा। अब यदि यहाँ पे हम लाइन के दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कराते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमें दोनों के पहले डायरेक्शन जो नॉर्मल्स आए हैं उसके दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, माने N1 क्रॉस N2। तभी हम देखें N1 क्या मिला है आपको, यहाँ पे N1 हमें P1 से हमने N1 निकाला तो ये मिल गया है 10 15 और 12। और जो N2 दूसरे प्लेन से हमने निकाला इसके नॉर्मल्स तो ये मिले हैं आपके -2 और 5 और 4। तो हम दोनों के पहले निकालते हैं डायरेक्शंस।
डायरेक्शन निकालते हैं लाइन का, तो लाइन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन डी इक्वल टू हो जाएगा ये N1 क्रॉस N2। तो N1 क्रॉस N2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका N1 क्रॉस N2 इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में, तो हो जाएगा I, J और K। यहाँ क्या होगा, ये 10, ये 15, ये हो जाएगा 12, यहाँ आएगा -2, 5 और ये 4। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये I, ये तो जाएगा 0, माइनस J, ये जाएगा 40 + 24 प्लस K, ये आपका हो जाएगा 50 + 30, 50 + 30, यानी ये मिल जा रहा है आपके पास। यहाँ पे I का कोफिशिएंट 0 आ रहा है और यहाँ पे कितना हो जा रहा है, -64J और प्लस आ रहा है 80K। ये मिल जा रहा है आपको डायरेक्शंस, किसके डायरेक्शन मिल रहे हैं, लाइन के, दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। अब देखें यदि हम ऑप्शन में चेक करें तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ I वो 0 है और यहाँ किसी कोफिशिएंट ऑफ I 0 नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि I का कोफिशिएंट 0 आ रहा है और J और K यहाँ पे नॉन 0 आ रहा है, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हो। तो जब ये कोई भी लाइन ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन नहीं होगा तो हम उसके डायरेक्शन ऑफ पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा। तो उसके हम डायरेक्शन ऑफ लाइन को यदि हम पकड़ेंगे तो यदि हम ऑप्शन ए को देखें तो आपके यदि ऑप्शन ए आप देख रहे हैं तो ऑप्शन ए क्या दिया है, x - 1/0 इक्वल टू y - 1/0 इक्वल टू z - 1/0। मतलब ये जो लाइन ऑप्शन ए की है ये 1 1 1 से पास हो रहा है। अब देखें ज़रा, यानी आपका यदि हम ऑप्शन ए के बारे में देखें, अब एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। यानी आपका जो लाइन दी गई है, अब इस लाइन को यदि हम देखें ऑप्शन ए में x - 1/0 इक्वल टू y - 1/0 इक्वल z - 1/0, तो ये जो लाइन है ये लाइन किससे पास हो रही है, ये लाइन जो पास हो रही है ये लाइन हो रही है 1 1 1 से, और इसके जो डायरेक्शंस हैं, इस लाइन के जो डायरेक्शंस आ रहे हैं, ये डायरेक्शन आ रहे हैं आपके पास 0 0 और 5। तो आप देख रहे हैं ये जो लाइन है यदि हम इसको P1 सेटिस्फाई कराएंगे तो ये देखो 10 × 1, 15 × 1, 20 × 1, ये नॉट इक्वल 60 आ, मतलब ये नॉट इक्वल 0 आ रहा है। यानी ये जो 1 1 1 है ना ये P1 को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये लाइन इस P1 में लाई नहीं करेगा, और ये जो पॉइंट है ये P2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि 1 1 1 से जो लाइन पास हो रही है वो ना तो P1 को सेटिस्फाई कर रही है ना P2 को सेटिस्फाई कर रही है। तो यह पॉइंट 1 1 1 जो है वो ना P1 में है और ना ही P2 में है। तो ये असेसमेंट हमारा आया ए के लिए। अब हम असेसमेंट यदि बी के लिए करें तो देखें बी की लाइन क्या है। अब यदि हम ऑप्शन बी में लाइन देखें तो लाइन क्या दी है ऑप्शन बी में, x - 6/-5 इक्वल टू y/2 इक्वल z/3। तो ये इसके जो ये जो लाइन है ये लाइन आपके पास 6 0 0 से पास हो रहा है, और इसके जो डायरेक्शंस हैं ये डायरेक्शंस आपके पास हैं यहाँ पे -5 2 और 3 दिया हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं यदि हम इसको सेटिस्फाई कराएं तो देखें 10 × 6 60 0 0, यानी आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है आपके पास 6 0 0, ये 0 0 जो है P1 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये P1 में, तो 6 0 0 जो है वो P1 में लाई कर रहा है। तो एक असेसमेंट मिल गया आपको। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉइंट 6 0 0 से पास होने वाली लाइन है ये क्या कर रहा है, दिस वन सेटिस्फाइंग P1, यानी P1 में भी ये लाइन लाई कर रही है, ये मिल जा रहा है आपको। अब देखें ज़रा थर्ड ऑप्शन देखें, हम सी ऑप्शन के बारे में डिस्कस करें। पहले सभी ऑप्शन में हम असेसमेंट करते हैं कि एक्चुअली ये क्या क्या बोल रहा है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये ऑप्शन देखें क्या है। तो इसका जो दिया x/-2 इक्वल टू y - 4/5 इक्वल टू z/4। तो इसके जो पासिंग पॉइंट हैं ये पासिंग पॉइंट दे दिए हैं 0 4 और 0, और इसके जो डायरेक्शंस हैं इस लाइन के डायरेक्शन दिए हैं -2 5 और 4। अब देखें ज़रा, यदि हम 0 4 0 को सेटिस्फाई कराएं P1 में तो 0 4 0 देखो सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो है
ये जो पॉइंट ये जो लाइन पॉइंट 040 है, ये P1 को सेटिस्फाई कर रहा है, और देखो ये P2 को सेटिस्फाई भी कर रहा है, यानी ये P1 P2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई, क्योंकि जो 040 है विथ सेटिस्फाइंग बोथ प्लान्स P1 एंड P2, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई ये। अब यदि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है 040, तो यदि हम फिगर में देखें तो ये देखें, हमने ये प्लान P1 लिया हुआ है और हम ये प्लान P2 लिए हुए हैं। तो ये जो पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, तो ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हम A मानते हैं 040, क्योंकि 040 जो है वो प्लान P2 को सेटिस्फाई भी कर रहा है और प्लान P1 को सेटिस्फाई भी कर रहा है, और जो सिर्फ P1 को सेटिस्फाई कर रहा है वो पॉइंट हम B इसको मान लेते हैं 060, क्योंकि 060 है जो सिर्फ P1 को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे जो, और ये P2 में लाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हम B पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि B पॉइंट जो है P1 में लाई कर रहा है, और A जो है वो दोनों P1 P2 दोनों में लाई कर रहा है। तो B को हम लेते हैं 060 विच लाई ऑन P1, और 040 विच लाई ऑन P1 एंड P2। अब यदि हम ये पॉइंट 040 को एनालिसिस करें, तो आप देख रहे हैं कि 040 से होकर के 3 एजेस जा रहे हैं, एक एजेस ये जा रहा है, एक एजेस ये जा रहा है और एक एजेस ये जा रहा है, 3 एजेस जा रहे हैं। तो या फिर ये एजेस जो है वो P1 में होना चाहिए या P2 में होना चाहिए, या फिर दोनों में लाई करना चाहिए, लेकिन दोनों में लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हम निकाले हैं कि ये जो आपके पास सामने दोनों में लाई करने वाला ये हम निकाला हुआ है, ये पॉइंट ये आ रहा है -664J + 880K, तो ये आपको इसमें लाई नहीं कर रहा है। इसलिए हम ये पहले देख चुके हैं कि ये जो प्लान है वो दोनों के पॉइंट इंटरसेक्शन में नहीं है। तो हम आगे चलते हैं फिर। अब आप ऑप्शन C और D को देखेंगे तो दोनों जो लाइन है वो 040 से पास हो रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि 040 के लिए दो ऑप्शन C और D हैं। अब हम यह देखेंगे कि पॉइंट 040 जो हमें यह दिखाए कि जो लाइन गिवन है या तो वो प्लेन P1 में है या तो प्लेन P2 को लाई करे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लाइन का जो इंटरसेक्शन है उसे प्लेन के नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो हम एक एक करके दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे प्लेन के नॉर्मल के साथ। तो देखें दोनों के प्लेन के नॉर्मल पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि प्लेन P1 का नॉर्मल क्या है और प्लेन P2 का नॉर्मल कितना है। तो पहले हम ऑप्शन C के लिए हम चेक करते हैं, ऑप्शन C के लिए हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन C के लिए देखें, ऑप्शन C का जो डायरेक्शन है वो -2, 5, 4 है और जो P1 के नॉर्मल है वो 10, 15 और 12 है। यदि हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा, ये आएगा आपका -2 × 10 + 5 × 15 + 4 × 12, और ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -20 + 75 + 48, और ये नॉट इक्वल 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि पॉइंट 040 प्लेन P1 में लाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन C गलत होगा, यानी आपका ऑप्शन C क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम दूसरा प्लेन भी चेक कर लेते हैं भाई इसी पॉइंट में। अभी हमने जो किया है ये प्लेन P1 के लिए किया है, फॉर प्लेन P1। अब हम सिमिलर प्लेन P2 के लिए करते हैं, तो फॉर प्लेन P2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके आपके पास हो गए -2 × हो जाएगा -2 + 5 × 5 और प्लस हो जाएगा ये 4 × 4, ये भी आपके पास नॉट इक्वल 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 040 प्लेन P2 में भी लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ना वो ये जो पॉइंट 040 है ना ये P1 में लाई कर रहा है और ना ही ये P2 में लाई कर रहा है। तो आपका जो ऑप्शन C है ये ऑप्शन C तो पहले गलत हो जाएगा भाई आपका। ये आप पहले बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन C आपके पास आ रहा है ये ऑप्शन C आप क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन D के बारे में देखते हैं। तो ऑप्शन D का क्या लाइन दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है x/1 = y-4y-2 और z/3। ये भी देखो 040 से पास हो रहा है और इसके डायरेक्शंस क्या हैं, 1, -2, 3 हैं। और P1 के नॉर्मल तो इसका भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यदि हम इसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे निकालें तो क्या होगा भाई, इसका डॉट प्रोडक्ट
इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू ये हो जाएगा आपका 15 और प्लस हो जाएगा ये 3 इंटू 12, ये 1 इंटू 10 होगा भाई, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 10। तो ये देखो ये भी नॉट इक्वल 0 आ रहा है। जब ये नॉट इक्वल 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि 0.040 ये आपका पॉइंट P1 में लाई नहीं कर रहा है। अब हम प्लेन P2 में चेक करते हैं, यानी ये किसके लिए था, प्लेन P1 के लिए था। तो 040 जो है वो P1 में लाई नहीं कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट, ये जो लाइन में पॉइंट तो है लेकिन वो P1 में पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम चेक करते हैं प्लेन 2 के लिए। तो प्लेन 2 के लिए क्या हो जाएगा देखें, तो P2 का जो डॉट प्रोडक्ट है, P2 का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ये P2 का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ये 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 5 और प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये देखो कितना आ रहा है, ये इक्वल टू आपका 0 आ रहा है। देखें ये जब ये 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट जो लाइन डी लाइन जो है, जो डी लाइन दी गई है डी में, ऑप्शन डी में, वो 040 से पास हो रहा है। और वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो उसमें जो लाई करेगा वो लाई करेगा आपका P2 भी लाई कर रहा है। और जब P2 लाई करेगा मतलब ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये आपका करेक्ट ऑप्शन मिल गया, क्योंकि जो लाइन आपके पास जो आपके पास ऑप्शन डी में जो लाइन है, ये लाइन किससे पास हो रही है, देखो ये लाइन 040 से पास हो रही है। और ये जो लाइन है वो आपका जो प्लेन P2 है उसके पे क्या आ रहा है, उसमें परपेंडिकुलर आ रही है, मतलब उसके एजेस से वो टेट्राहेड्रन का वो तो बनेगा, यानी ये ज़रूर बन पाएगा। तो यानी आपका जो ऑप्शन डी है ये ऑप्शन डी तो सही होगा। अब हम ऑप्शन ए और बी के बारे में चेक करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई भाई कि जो लाइन x/1 y-4 और -2 = z/3 है, ये और प्लेन P2 दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो लाइन प्लेन के ऊपर लाई करेगा जो पॉसिबल है। इसका मतलब ये यहाँ से ये जो ऑप्शन है ये राइट होगा। अब देखें ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी में क्या दिया है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लाइन x-6/-5 = y/2 = z/3। तो ये जो लाइन है वो 600 से पास हो रहा है। और अब देखें 600 जो है वो लाइन पास कर, मतलब ये सिर्फ कहाँ पे लाई कर रहा है, ये सिर्फ प्लेन P1 में लाई कर रहा है। तो P1 में लाई कर रहा है, मैंने P2 में लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेन, ये जो, अब हम चेक करते हैं कि 600 एक लाइन का इक्वेशन है जो P1 में लाई कर रहा है कि नहीं। अब ये देखें हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं भाई लाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो क्या हो जाएगा इसका, जो लाइन के आपके पास डायरेक्शन है वो क्या है, -5, 2 और 3, और जो P1 के नॉर्मल से वो क्या है 10, 15 और 12 है। तो ये हम चेक करें तो ये हो जाएगा -5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 15 और प्लस 3 इंटू 12। देख रहे हैं ये भी आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ये भी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि L1 एक ऐसी लाइन है, ये जो L1 है वो एक ऐसी लाइन है जो 600 के पास तो है, पास हो रही है, लेकिन प्लेन P1 में पूरी तरह लाई नहीं कर रही है। तो यह एज BC जो है, तो ये हमें मान लें ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, मतलब जो एज BC होगा वो आपके पास प्लेन P1 P2 में क्या करेगा, एक एंगल बनाएगा, यहाँ पे एंगल बनाएगा। तो वो एक एंगल, अब आपके पास देखें 2 प्लेन हो गया, तो तीसरी जो आपके पास लाइन मिलेगी वो इस BC में लाई कर सकती है, यानी स्ट्रेट लाइन कैन बी एजेस ऑफ द टेट्राहेड्रन। तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉइंट B होगा ये मे भी करेक्ट होगा, ज़रूरी नहीं है भाई, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है मे बी। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है ये मे बी करेक्ट होगा। अब देखें ऑप्शन ए में लाइन क्या दिया है, x-1/0 = y-1/0 = z-1/0, यानी ये जो लाइन है ये 1-1-1 से पास हो रही है। और हमने पहले ही चेक कर चुके हैं कि 1-1-1 को ना P1 सेटिस्फाई कर रहा है और ना P2 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये दोनों प्लेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब यदि हम इसके साथ, इसका नॉर्मल के साथ इसके डायरेक्शन के डॉट प्रोडक्ट निकालें तो वो भी 0 नहीं आ रहे हैं। जब ये 0 नहीं हो रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन के डायरेक्शन और नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है, तो लाइन ना तो वो P1 में है
और ना ही वो P2 में है और ना ही उसके परपेंडिकुलर है। तो यह लाइन भी P1 P2 के साथ कोई ना कोई रैंडम एंगल ज़रूर बनाएगा, और जब वो रैंडम एंगल बनाएगा तो हो सकता है कि उसके दो एजेस P1 P2 होगा, तो थर्ड एजेस जो है वो आपके पास आपके कर्व में यहाँ पे लाई कर सकता है, क्योंकि ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है कैन बी। तो जो थर्ड एजेस होगा, स्ट्रेट लाइन कैन बी एन एजेस ऑफ द सम टेट्राहेड्रन, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, आपका ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन ए में बी ट्रू। तो देखें भाई, ये में भी करेक्ट, यानी ये ऑप्शन भी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। तो देखें इसका जो आंसर आपके पास मिलेगा फाइनली, वो आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो ए, बी और डी, तो इसके ऑप्शंस क्या होंगे, ए, बी और डी होंगे। ये पूरा क्वेश्चन जो है ये आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये आपका सिंपल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं है, ये टोटल आपका लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। तो लॉजिक आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, और शायद ये आपके पेपर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन भी माना जाएगा। तो 11th का आंसर क्या हुआ, ए, बी और डी हुआ। लेट एस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट Q with respect to the plane given by R equal to -t plus pi plus tj plus 1 plus pk। ये आपके पास एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, जहाँ पे t और p क्या हो गए, उसके पैरामीटर्स हो गए, और i, j, k आर द यूनिट वेक्टर्स along the 3 कोऑर्डिनेट्स x, y, z। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ q दिया 10i plus 15j plus 20k एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ s अल्फा i प्लस बीटा j प्लस गामा के, जहाँ पे s क्या है, s और p, s जो है वो रिफ्लेक्शन है किसका, पॉइंट p का। तो हमें देखना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपको मालूम भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, आपका जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन r इक्वल टू ये होगा xi प्लस yj प्लस z के, ये होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन आर विच इज प्लेन में जो लाई करेगा, और उसके वेक्टर्स क्या होंगे, एक्स, वाई, जेड होंगे। और देखें ये भी आपके पास प्लेन दिया है, यहाँ पे टी और पी क्या है, आपस में पैरामीटर है। यदि इसको हम कंपेयर कर लें कि भाई ये भी आपके पास प्लेन है और ये तो प्लेन होता ही है, आर एक प्लेन है जिसके वेक्टर्स क्या होंगे, एक्स, वाई, जेड वेक्टर्स हो जाएंगे, उसमें कंटेन करेगा। तो अब हम देखें यहाँ पे कंपेयर करें, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या मिल जा रहा है आपको, एक्स इक्वल टू मिल जा रहा है -t और -p, यानी दोनों कोफिशिएंट ऑफ i इक्वेट कर दें, कोफिशिएंट ऑफ j इक्वेट कर दें, यानी y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका t, और z इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, z इक्वल टू आ जाएगा ये 1 + p। यदि हम तीनों को ऐड कर दें, देखें आप, क्योंकि हमको इसको एलिमिनेट करना है, t और p जो पैरामीटर दिया है हमें उसको एलिमिनेट करके एक प्लेन का फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो देखें t और t कैंसिल हो जा रहा है, p और p कैंसिल हो जा रहा है, तो ये आपके पास मिल जा रहा है x + y + z = 1, और ये आपका क्या मिल गया, आपका प्लेन मिल गया। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये डायरेक्ट इजी फॉर्म में आपने निकाल लिया भाई यहाँ पे, क्योंकि इससे ज़्यादा इससे इजी मेथड नहीं है प्लेन का इक्वेशन निकालने का। अब यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास एक प्लेन है। अब यहाँ पे आपके पास एक प्लेन दिया हुआ है, इस प्लेन में यहाँ पे एक पॉइंट P दिया है जिसकी हमें रिफ्लेक्शन Q दिया है यहाँ पे। तो आपको मालूम है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों का जो मिड पॉइंट है वो आपका प्लेन में लाई करेगा। तो देखें यहाँ पे, तो ये पॉइंट कितना दिया हुआ है, इसके बाद ही हम पोजीशन फॉर्म में लिख लें, तो ये आपके पास दिया हुआ है, ये आप देखें ज़रा पॉइंट क्या दिया है, 10, 15, 20। ये है आपके पास 10, 15 और 20, और Q जो है वो इसकी इमेज पॉइंट है, यानी ये दिया है अल्फ़ा, बीटा और गामा, और इसका जो मिड पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, प्लेन में। प्लेन क्या है, ये प्लेन है x + y + z = 1। तो हम इसका इमेज पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है, उस फार्मूला को देखें ज़रा। मान लें हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है ax + by + cz = d, और हमें निकालना है पॉइंट। यदि मान लो बात यहाँ पे एक पॉइंट मान लें P है, ये हम मान लें x, y और z,
और हमें इसका इमेज पॉइंट हमें निकालना है Q। इसको मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लें हम इमेज पॉइंट हमें निकालना था, इसको हम मान लें x, y और z, और मान लें ये पॉइंट आपके पास गिवन हो जाए। मान लें गिवन पॉइंट यहाँ पे हम मान लेते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो डायरेक्टली हम फार्मूले से विद द हेल्प ऑफ ये आपके पास जो प्लेन दिया है हम इसकी मिरर इमेज निकाल सकते हैं, यानी Q का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यहाँ पे हो जाता है x माइनस अल्फ़ा बाई ए, यानी अल्फ़ा ये है और ए कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन बी इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन सी, ये इक्वल टू हो जाएगा -2। अब ये जो पॉइंट अल्फ़ा, बीटा, गामा है हम इस प्लेन में लाई करा दें, तो ये हो जाएगा आपका a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस c गामा माइनस d अपॉन ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो देखें यहाँ से आपके पास इस फार्मूले से डायरेक्टली आप इस इमेज पॉइंट को आप निकाल सकते हैं। इसी फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसी फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे ये हो जाएगा आपका इमेज पॉइंट क्या है, अल्फ़ा है, और आपके पास जिसकी इमेज निकालना वो पॉइंट क्या है, P, 10, 15 और 20। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस 10 बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1 है, इक्वल टू बीटा माइनस 15 बाई 1, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू गामा माइनस 20 बाई 1, ये इक्वल टू हो जाएगा -2। अब यहाँ पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, तो डायरेक्ट हो जाएगा 10 प्लस 15 प्लस 20 माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब यदि हम इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जा रहा है आपके पास, ये हो जा रहा है अल्फ़ा माइनस 10 बाई 1 इक्वल टू बीटा माइनस 15 बाई 1 इक्वल टू गामा माइनस 20 बाई 1 इक्वल टू ये हो जाएगा -2 इंटू ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 44, ये हो गया 44 बाय 3, यानी टोटल इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस 10 इक्वल टू बीटा माइनस 15 इक्वल टू गामा माइनस 20, ये इक्वल टू आ गया -88 बाय 3। अब देखें भाई, रिलेशन पूछा है, आपके पास ऑप्शन में क्या दिए हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है विच इज़ 2। देखो 3 अल्फ़ा 3 बीटा 3 बीटा 3 गामा सबके 3 के मल्टीपल में है, तो क्यों ना हम इस 3 को ला के हम मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 अल्फ़ा माइनस 30 इक्वल टू 3 बीटा माइनस 45 इक्वल टू 3 गामा माइनस 60 इक्वल टू आ गया -88। अब इसको 1 बाय 1 हम इक्वेट करें तो अल्फ़ा, बीटा, गामा सेपरेटली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 3 अल्फ़ा माइनस 30 इक्वल टू -88, तो ये जाएगा 3 अल्फ़ा इक्वल टू -58 हो गया, ये 3 अल्फ़ा मिल गया। बिल्कुल सिमिलर यहाँ बीटा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बीटा -45 इक्वल टू -88, तो 3 बीटा इक्वल टू हो जाएगा ये -43, ये 3 बीटा मिल गया। और सिमिलर गामा के लिए सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 3 गामा माइनस 60 इक्वल टू -88, तो 3 गामा इक्वल टू हो जाएगा ये -28 हो जाएगा। अब देखें, अब आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए में बोल रहा है कि 3 अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, तो 3 अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा यानी हो जाएगा -58 -43, और ये कितना हुआ, ये इक्वल टू हो गया -101, तो ये आ गया एक चीज़। दूसरा आपके पास दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन बी में दिया है 3 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस गामा, तो 3 बीटा 3 गामा को ऐड करें तो कितना हो जाएगा -43 -28, ये इक्वल टू हो जाएगा -71। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में पूछा है 3 टाइम्स ऑफ गामा प्लस अल्फ़ा, तो गामा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा 3 गामा प्लस 3 अल्फ़ा यानी हो जाएगा -28 -58, तो ये हो जाएगा आपका -86।
और फिर डी ऑप्शन में पूछा है ये 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 3 गामा, तो हो जाएगा -58 -43 और -28, तो ये हो जाएगा आपका -129। देखें भाई इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा ये -110 बना 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, 3 बीटा प्लस 3 गामा आ रहा है -71 और 3 गामा प्लस अल्फ़ा आ रहा है -86। तो इसके जो आंसर हैं वो आंसर इसके A, B और C होंगे। ओके, थैंक यू।